आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और इस वीडियो का मोटिव sp4 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। हम इस लेक्चर के अंदर sp4 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है और किस तरह के मॉलिक्यूल में sp4 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो sp4 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और केवल देखिए, क्योंकि अगर वीडियो के बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ लिखने का टॉपिक है तो उसे बाद में लिखिए। ध्यान से सुनिए कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग है। अगर कहीं sp हाइब्रिडाइजेशन लिखा है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा है तो उनका क्या मीनिंग। जरा ध्यान से सुनिएगा कि sp, sp2, sp3 एंड sp4 अगर ये इस तरह से कहीं हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं तो इनके क्या मीनिंग होते। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 50% s ऑर्बिटल के पास में है और 50% p ऑर्बिटल के पास में है, क्योंकि आधा ऑर्बिटल s का है, आधा ऑर्बिटल p का है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो s और p के मिड में लाई करेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है कि न तो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है न ही p ऑर्बिटल में है, दोनों के बिल्कुल मिड में है। तो अगर मिड में है तो जो इफेक्ट s ऑर्बिटल को दिखाने चाहिए थे उससे उसकी थोड़े से इफेक्ट कम आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा वो। और अगर p ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे थोड़ा क्लोज है न्यूक्लियस के, इसलिए उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से हम समझेंगे कि sp2 का मीनिंग है कि यहाँ 33.33% s करेक्टर है और 66.66% p करेक्टर है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ परसेंटेज एफ करेक्टर थोड़ा और कम। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जा रही है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझें तो इसका मीनिंग है कि यहाँ 25% एस करेक्टर है और 75% पी करेक्टर है। तो जब हम इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे हैं तो 25% एस का मीनिंग है कि थोड़ा और न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर sp4 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझे तो इसका मीनिंग है कि 20% एस है और 80% पी करेक्टर है। तो इस तरह से हमने जाना है कि इस हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। और अगर हमें परसेंटेज एस करेक्टर कहीं मालूम हो जाए, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा या sp4 होगा। तो वैसे तो अगर हम बात करें कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन जनरली कंपाउंड्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ कुछ बॉन्ड्स में sp4 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो उन्हीं बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उससे पहले दो एग्जाम्पल के साथ में और क्लियर करने चाहेंगे कि sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल्स का मीनिंग है कि ये 3D स्पेस है जो न्यूक्लियस के अराउंड मिलेगा आपको, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो उस 3D स्पेस को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में 11th क्लास में आपको डिटेल स्टडी की जाती है, आपके साथ बताया जाता है आपको कि ऑर्बिटल्स का क्या मीनिंग। तो ये 3D स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़े क्लोज है या दूर है न्यूक्लियस से। वो सारी बातें इस हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से हम देख सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। तो इस तरह की स्टडी इन हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के द्वारा देख सकते हैं। तो जरा दो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए और इससे बिल्कुल क्लियर आपके सामने क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के क्लोज होगी तो कौन कौन से इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दो मॉलिक्यूल अमोनिया और फॉस्फीन के बारे में बात करें तो यहाँ एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं दोनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर। तो जरा इन मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखेंगे तो ड्रैगो साहब ने कहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता, इसलिए इस तरह के कंपाउंड को हम ड्रैगो कंपाउंड्स कहते हैं। ये ड्रैगो कंपाउंड है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3s ऑर्बिटल में होंगे और 3p में होंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो लोन पेयर होगा वो 3s ऑर्बिटल के अंदर होगा। यहाँ जो लोन पेयर है ps3 का लोन पेयर 3s ऑर्बिटल के अंदर है और
NH3 के बारे में बात करें तो NH3 का जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहाँ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और इस बात से हम रियलाइज कर सकते हैं कि जो लोन पेयर है यहाँ 25% s ऑर्बिटल की डेंसिटी है, यानी कि जो s ऑर्बिटल है उससे थोड़ा पूरा का पूरा लोन पेयर यहाँ अगर s ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस के क्लोजर है। और ये जो 25% s पार्ट में लोन पेयर है इसका मीनिंग यहाँ से थोड़ा दूर है, न्यूक्लियस से थोड़ा ये लोन पेयर दूर है। इसका मीनिंग कि इस लोन पेयर को यहाँ से निकालना आसान होगा और जो मॉलिक्यूल लोन पेयर को ईजिली डोनेट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं बेसिक। और इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी हाई होती है, यानी कि pH 3 से ज़्यादा होती है, और इसकी बेसिसिटी लो होती है, इसकी बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि ये 100% s ऑर्बिटल के अंदर लाई करता है लोन पेयर। तो इस वजह से यहाँ से इस लोन पेयर को डोनेट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। अब हम बात करेंगे उस एग्जाम्पल की जिसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे, जो एग्जाम्पल है sp4 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब हम sp4 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे और sp4 हाइब्रिडाइजेशन का जैसे पहले मीनिंग बताया है कि s का परसेंटेज 20% होगा और p का परसेंटेज यहाँ 80% होगा। अब परसेंटेज s करेक्टर निकालने का एक तरीका बेंड्स साहब ने बताया है, जिसे हम बेंड्स रूल कहते हैं, बेंड्स साहब ने बताया कि परसेंटेज एस करेक्टर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस परसेंटेज एस करेक्टर निकालने का तरीका उन्होंने बताया कि जो एंगल है वो cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 करें तो हम परसेंटेज एस करेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम एक मॉलिक्यूल इसका एग्जाम्पल बात करेंगे। जिस एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे वो एग्जाम्पल जिसके अंदर sp4 हाइब्रिडाइजेशन है वो एग्जाम्पल है H2। अब H2 की स्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हैं कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी जिसके पास 2 लोन पेयर होंगे। इन 2 लोन पेयर्स के होने की वजह से यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री का होता है। अगर ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है तो यहाँ इस बॉन्ड एंगल को लगा के देखिएगा कि cos 104.5 डिग्री इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। इसे ज़रा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस के 0.25 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। जब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से s की वैल्यू आती है 0.25 अपॉन 1.25, और अगर ये वैल्यू इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से s की वैल्यू आती है 0.2। अगर इसे परसेंटेज s इसमें निकालें तो 20% s आता है। इसका मीनिंग यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, क्योंकि न तो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s करेक्टर 20% होता है, न sp2 में ना ही sp3 में। इसका मीनिंग कि H2O के बॉन्ड्स के अंदर sp4 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, और sp4 हाइब्रिडाइजेशन होने का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ 4 p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ 20% s करेक्टर है और 80% p करेक्टर है। इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन थोड़े लूजली बाउंड होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट किया जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एस करेक्टर के पास हो, ज़्यादा एस करेक्टर हो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में, तो इसका मीनिंग ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोजर हैं और इन्हें डोनेट करना इतना आसान नहीं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जाना कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल में होता है और उसे हमने निकाल के भी दिखाया आपके सामने, और हमने 2 रूल्स के बारे में बताया, एक ड्रैगो रूल्स के बारे में और एक बेंड्स रूल के बारे में। तो ड्रैगो रूल्स और बेंड्स रूल्स को बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बताएंगे कि ये ड्रैगो रूल्स क्या है और बेंड्स रूल क्या है। ड्रैगो रूल्स के बेसिस पे हमने बताया कि pH3 के अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और बेंड्स रूल के बेसिस पे हमने बताया कि H2O के मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज S करेक्टर 20% होता है। इसका मीनिंग यहाँ कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन sp4 होता होगा। तो ये है sp4 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो थैंक यू।